मालविका एफएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। सबसे पहली खबर सुल्तानपुर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री का पूर्व की एसपी बीएसपी सरकार पर हमला है। पिछली सरकारों में पैसे देकर नौकरियां दी जाती थी, ये उनके द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि सफाई के यादवों की नौकरियों में कम पैसा देना होता था, ये भी उनके द्वारा कहा गया। साथ ही बीएसपी की सरकार में भी ऐसे ही दलितों को मिलती थी। योगी सरकार मेरिट के हिसाब से नौकरियां दे रही है, ये नंद कुमार नंदी ने कहा है। तो आपको बता दें कि 2017 से 2022 तक पीएम के नेतृत्व में यूपी उत्तम प्रदेश बना है, ये भी उनके द्वारा कहा गया। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट और देश में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए काम किया है और जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। देश के 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए जिस तरह से काम हुए हैं, उन नीतियों को जन सामान्य को जो मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जहाँ तक आपने मेरे डिपार्टमेंट की बात करी, डिपार्टमेंट की चर्चा करी, पिछली सरकारें चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, उनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि इंडस्ट्री आए, उनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि अच्छी सड़कें हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, एयर कनेक्टिविटी हो। उनका एजेंडा रहा तो खुद परिवार, चाचा, भतीजा, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का अगर इससे निकल पाए तो जाति तक सीमित रह गए। चलिए तो अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि इस फेरबदल के तहत कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये जो प्रशासनिक फेरबदल है, एक बार फिर से किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने ताबड़तोड़ तबादले किए हैं और पहले भी इस तरीके के तबादले किए गए हैं। एक बार फिर से योगी सरकार ने ये तबादले किए हैं और इस बार यूपी के कई जिलों में डीएम जो है वो बदले गए हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने देर रात कई जिलों के डीएम को बदल दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह को पीलीभीत का डीएम बनाया गया है। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह को इसी पद पर गाजियाबाद भेजा गया है। वहीं गाजियाबाद के डीएम आरके सिंह को कानपुर नगर का डीएम बनाया गया है। कानपुर नगर के डीएम विशाख जी को अलीगढ़ का डीएम बना दिया गया है। फर्रुखाबाद के डीएम संजय कुमार सिंह प्रथम को रामपुर भेजा गया है, जबकि रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मंदर को जौनपुर का डीएम बनाया गया है। यहां बता दें कि गाजियाबाद और रामपुर के डीएम को चुनाव आयोग की तैनाती की 3 साल की अवधि के मानक के तहत हटाया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के विशेष सचिव दिव्यांशु पटेल को मुरादाबाद का नगर आयुक्त और आगरा के मुख्य विकास अधिकारी मनकीनंदन ए को बरेली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि नियुक्ति विभाग की ओर से इन तबादलों की कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राम अनुज जुड़ चुके हैं। राम अनुज जी, जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है, ये जो फेरबदल एक बार फिर से किया गया, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? आईएएस अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ है, चाहे वो कानपुर, पीलीभीत, रामपुर, अलीगढ़ और मेरठ के डीएम को जो है, अमेठी के डीएम को जो है बदला गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि इन अफसरों को जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अफसर हैं जिनको 3 वर्ष की जो अवधि है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके तहत जो है बदला गया है। और ऐसे में कई ऐसे जो अधिकारी हैं जिनको अन्य पदों पर भेजा गया है। और वहीं अगर बात की जाए कि डीएम जौनपुर अनुज कुमार झा जो थे उनको एसीओ बनाया गया है राज्य निर्वाचन आयोग का। और ऐसे में श्रम विभाग में तैनात निशा आनंद जो डीएम अमेठी बनाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात की जाए कि
तमाम जो अधिकारी हैं उनको जो है कईयों को प्रमोशन मिला है और कईयों को उन्हीं के समांतर पद पर जो है भेजा गया। चाहे रामपुर की बात की जाए, रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मंदर को जो है जौनपुर का डीएम बनाया गया है। फर्रुखाबाद के डीएम संजय कुमार सिंह को जो है प्रथम को जो है रामपुर भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन ने जो है ये जो फेरबदल किए हैं, ये जो आईएएस के तबादले हुए हैं वो इसलिए हैं कि ताकि बेहतर व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में आम जनता को मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मथुरा से, जहां पर जिले के थाना गोविंद नगर में अपहरण और दुराचार में समझौता ना करने पर दबंगों ने महिला को घर में पीटा और समझौता ना करने पर जान से मारने की धमकी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मथुरा वृंदावन रोड स्थित लक्ष्मी नगर की रहने वाली एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया, जिसकी शिकायत पीड़िता की मां ने महिला आयोग समेत कई अधिकारियों से की, जिसकी दबंगों को जानकारी होने पर पीड़िता के परिवार को केस वापस लेने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और इलाके के दरोगा पर इस मामले को शह देने का भी आरोप लगा है। पीड़िता ने एसएसपी को लिखित शिकायत में कहा है कि उनकी 16 वर्षीय बेटी का पिछले दिनों क्षेत्र में रहने वाली प्रेमवती, लवकेश, नकुल, मयंक, देव पहलवान उर्फ टीकम सिंह निवासी विरला मंदिर ने अपहरण कर लिया था और सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ किया। इस मामले की जानकारी मिलने पर इलाका पुलिस चौकी प्रभारी न तो उनकी बेटी का डॉक्टरी परीक्षण ही कराया और न ही थाने में अपराध दर्ज होने दिया। आरोप है कि इसके बाद ये लोग लगातार उसे महिला आयोग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे शिकायती पत्रों में समझौता करने को दबाव बना रहे हैं। सर मेरे घर आए थे वो लोग, तो मैंने यानी वैसे ही आए लोग, मैं बर्तन धो रही, मैं बोली नहीं थी, तो बोले अरे तू राजीनामा करेगी नहीं करेगी, तो मैंने बोला मैं नहीं कर रही राजीनामा, कोर्ट द्वारा लड़ूंगी। बेटी का केस चल रहा है मेरी का। क्या घटना हुई थी? बेटी के संग बलात्कार का केस चल रहा है। किसने किया था बलात्कार? उसमें पवन था, वो लवकेश था और पहलवान था, उसका नाम वो है टीकम, और उसकी माँ थी संग मौजूद नहीं। और इनमें से लेब हो गए थे नकुल और मोंटी। हाँ, अब क्या हुआ है? अब वो आई थी, मतलब मोंटी की मम्मी आई थी उस दिन, तो चली गई थी वो। मैंने कहा मुझे नहीं करना, वो तो बेचारे गेट से लौट गए। और जो सपना चौधरी आके मैंने मना कर दिया तो मुझे मारने लग गए। आप ही के रिश्तेदार हैं? ये कौन के रिश्तेदार हैं? ये रिश्तेदार किसी के नहीं है। वो सपना चौधरी कौन के परिवार की है? ये ठाकुर है, वहीं रहती है बिरला मंदिर पे। तो किसके लिए राजीनामा के लिए आई थी? बेटी की, उसी का बेटा था ना, उसका पति था, मतलब यार था उसका, और वो था बेटा संग। सर मेरे घर सहारनपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक में राकेश केमिकल चौक का नाम भगवान वाल्मीकि चौक करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि चौक का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा। पार्षद बरखा कल्याण और सीमा बहोत ने चौक की ओर से ध्यान दिलाते हुए कार्य पूरा कराने और उसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए बजट आवंटन की मांग का प्रस्ताव रखा था, जिस पर पूरे सदन ने इस पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव को पारित किया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने आश्वस्त किया है कि भगवान वाल्मीकि चौक का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा। महापौर डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष 2024-25 का 521 करोड़ 92 लाख रुपए का मूल बजट भी आज सर्वसम्मति से पारित किया गया। निगम कार्यकारिणी पहले ही यह बैठक पारित कर चुकी है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता और सदन प्रभारी दिनेश यादव के संचालन में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में लेखाधिकारी राजीव कुशवाहा ने वर्ष 2024-25 का 521 करोड़ 92 लाख रुपए का मूल बजट पेश किया, तो पार्षद मंसूर बदर ने प्रश्न उठाया कि क्या शहर की मलिन और गरीब बस्तियों के लिए भी कोई प्रावधान बजट में किया गया है। इस पर लेखाधिकारी ने बताया कि निर्माण विभाग और जलकल विभाग के अंतर्गत 25% बजट इन बस्तियों के लिए अलग से रखा गया है। पार्षद अमित त्यागी ने निगम द्वारा संचालित
पशुवधशाला को बंद करने का सुझाव रखा। पशु कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसा करने से अवैध पशु कटान को बढ़ावा मिलेगा। पार्षद मुकेश मक्खड़ ने भी स्लॉटर हाउस को शहर से बाहर ले जाने का सुझाव दिया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने आश्वस्त किया है कि पार्षदों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसके लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। अभिषेक अरोड़ा ने पृथक गौवंश अंत्येष्टि स्थल बनाने की मांग की है। इस पर महापौर ने बताया कि उसके लिए निगम द्वारा कार्य योजना बना ली गई है और उसका प्रावधान बजट में रखा गया है। महापौर ने पार्षदों को ये भी जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम द्वारा गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर से पेंट बनाने का प्लांट स्थापित होगा, जिसमें गुणवत्ता युक्त पेंट का निर्माण होगा और बाजार मूल्य से कम दरों पर यह उपलब्ध होगा। पार्षद अमित त्यागी, राजेंद्र कोहली, मनोज प्रजापति, सुनील पंवार, रविसेन जैन और संजय गर्ग ने अपने अपने वार्डों में कुत्तों के काटे जाने का मुद्दा भी उठाया, जिस पर निगम के पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कुत्तों का केवल बंध्याकरण किया जा सकता है, लेकिन उनका स्थान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जहां से उन्हें उठाया जाएगा, बाद में उन्हें वहीं छोड़ा जाएगा। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने भी पशु चिकित्साधारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी टीम को ये स्पष्ट कर दें कि कुत्तों को उन्हीं क्षेत्रों में वापस छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया जाता है। चलिए तो अब खबर कानपुर से, जहां पर युवक की मौत पर पीड़ित पत्नी को सरकारी मरहम मिली है। विकास प्राधिकरण में स्थायी रूप से लिपिक के पद पर उसे तैनात कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में युवक की पिटाई में ये मौत हुई थी, जिसमें 9 पुलिस कर्मियों को आरोपी मानकर जेल भी भेजा गया था। बता दें कि कानपुर देहात में रनिया थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था। पुलिस हिरासत में युवक की पिटाई से मौत के बाद कानपुर देहात में पुलिस की बर्बरता की कहानी हर जुबां पर सुनाई दे रही थी, जिसके चलते यूपी से लेकर देश की सियासत गर्मा गई थी। 12 दिसंबर 2022 की रात थाने में पुलिस ने बर्बरता की ऐसी इबारत लिखी जिसे पढ़ने और देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। पूछताछ के लिए थाने पकड़कर लाए गए मृतक बलवंत सिंह को थाने में बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जिसमें कानपुर देहात के 9 पुलिस कर्मियों को आरोपी मानकर जेल भेजा गया था। सरकार में हुई इस क्षत्रिय युवक की हत्या ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दिया था, लेकिन न्यायालय में चल रहे बलवंत हत्याकांड मामले का फैसला अभी अधर में है। लेकिन सरकार ने मृतक बलवंत की पत्नी शालिनी को कानपुर विकास प्राधिकरण में स्थायी रूप से लिपिक के पद पर तैनात कर पीड़ित परिवार पर सरकारी मरहम लगा दिया है। वहीं मृतक बलवंत की पत्नी शालिनी ने नौकरी पाकर अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पीड़ित परिवार ने सरकारी नौकरी मिलने और बलवंत हत्याकांड में मदद करने को लेकर आभार जताते हुए अपनी भावनाएं भी व्यक्त की और कहा कि सरकार और बीजेपी सांसद ने जो उनके परिवार के लिए किया है वो हमेशा उनके लिए ऋणी रहेंगे। चलिए तो अब खबर अयोध्या से, जहां पर वीवीआईपी दर्शनार्थियों के लिए खोले जाएंगे 3 नए द्वार। भक्तों को रामलला के करीब से कराए जाएंगे दर्शन। सीएम की ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर में वीवीआईपी और वीआईपी दर्शनार्थियों के आने और जाने के लिए 3 अलग द्वार का उपयोग का फैसला किया गया है। ऐसे में जन्मभूमि पथ पर आम श्रद्धालुओं की आवाजाही में कोई व्यवधान नहीं होगा। आने वाले दिनों में बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वहां की पूरी कैबिनेट को यहां आना है। ऐसे में इन नई व्यवस्था को प्रभावी किया जाएगा। बता दें कि बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या के दौरे पर थे, इस दौरान सीएम ने राम मंदिर परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें सीएम का मुख्य फोकस देश भर से आ रहे आम राम भक्तों पर था। आराध्य के सुगम दर्शन कराने पर ही रहा, इसलिए वीआईपी और वीवीआईपी के प्रवेश और निकासी की अलग से व्यवस्था करने पर सहमति बनी है। इसके लिए राम जन्मभूमि के गेट नंबर 10 और 11 के साथ एक अन्य वीआईपी गेट को उपयोग में लाया जाएगा। ऐसे में
वीवीआईपी मूवमेंट होने की स्थिति में भी सामान्य राम भक्तों को कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। उनका दर्शन पूजन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। बता दें कि बीते दिन सीएम योगी ने राम जन्मभूमि परिसर के साथ दर्शन और निकासी मार्ग का निरीक्षण किया, जिसमें मंदिर के गर्भगृह के सामने गूढ़ मंडप का भी जायजा लिया गया। इन सभी जगहों पर प्रभावी की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इसके पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी में महंत बलराम दास, राजू दास, हेमंत दास और अन्य संतों ने उनका स्वागत किया। राम मंदिर में मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव की अगवानी हुई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।